नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूनिट 1 का इनकम टैक्स का बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स करेंगे। ये पार्ट 3 वीडियो है। इसमें जहाँ तक हम लोग आगे पिछली बार जो प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर का जो डेफिनेशन देखे थे उसके आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि इसको ख़त्म कर लें। एक बार और जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ तो टेक्निकल ग्लिच के कारण वो ठीक से नहीं हो पाए थे, इसलिए इसको पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। चलिए तो फिर आज शुरू करते हैं इनकम टैक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट पे। हम लोग ये पार्ट कर रहे थे। हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का हम लोग डेफिनेशन देख चुके थे, मतलब मीनिंग समझ चुके थे। उसमें ये कर रहे थे कि इस रूल के क्या क्या एग्जाम्पशंस है जिसमें कि प्रीवियस ईयर में ही जो करंट असेसमेंट ईयर चल रहा है उसी में प्रीवियस ईयर में ही कुछ ऐसे बिजनेसेस है जिसका हम लोग इनकम टैक्स उसी साल में कंप्यूट कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले शिपिंग बिजनेस है जो कि नॉन रेसिडेंट द्वारा किया जा रहा है। कोई शिपिंग बिजनेस है, वो कोई पर्सन है जो इंडिया को छोड़ के जा रहा है, उसमें कार्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल से आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है जो कि फॉर्म ऑफ किसी पर्टिकुलर इवेंट या पर्पस के लिए। उस केस में हम लोग उसका इनकम को उसी असेसमेंट करंट असेसमेंट ईयर जो चल रहा है, जो प्रीवियस ईयर था जो ख़त्म हुआ, उसी में उसका जो इनकम टैक्स का जो लाइबिलिटी बन रहा है वो कंप्यूट करके हम लोग दे देते हैं। पर्सनस जो कि लाइबिलिटी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं ताकि वो टैक्स को अवॉइड कर सकते हैं, टैक्स देने से बच सके, ये सारे काम में। या कोई डिसकंटिन्यूड बिजनेस है उसमें भी हम लोग जो है देखते हैं कि असेसमेंट ईयर में ही जो चल रहा है, करंट असेसमेंट ईयर चल रहा है, जिस पीरियड में वो लीव करके जा रहे हैं करंट असेसमेंट ईयर में, उस टाइम पीरियड तक एंड जो प्रीवियस ईयर में जो उसका इनकम हुआ है उस सब पे जोड़ के हम लोग उसका टोटल टैक्स का लायबिलिटी कंप्यूट करके ले लेते हैं। उसी का यहाँ पे ये जो पूरा एग्जाम्पशन है वो है। कोई शिपिंग बिजनेस है ऑफ नॉन रेसिडेंट, ये सेक्शन 172 के अंदर दिया हुआ है, जिसमें कि कोई ऐसा शिप जो कि बिलोंग करता है कोई चार्टर्ड का नॉन रेसिडेंट का है, जो पैसेंजर्स को कैरी करता है, लाइवली स्टॉक, कुछ माल वगैरह, कुछ जानवर, कुछ लाइवली स्टॉक्स वगैरह को ले जाता है, मेरे कुछ गुड्स शिप्स करता है पोर्ट, इंडिया के पोर्ट्स पे कुछ गुड्स वगैरह को देता है, वो छोड़ता है या पहुंचाता है। इन सारे केस में जो शिप इज़ अलाउड टू लीव द पोर्ट ओनली व्हेन, शिप तभी पोर्ट को छोड़ सकता है जबकि वो टैक्स हैज, जब तक कि वो टैक्स जो है वो पेड ना कर दिया हो और सेटिस्फाई या कोई सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट ना कर दिया हो टैक्स देने के लिए फॉर पेमेंट देयर ऑफ, जो कि उनका 7.5% ऑफ द फ्लाइट पेड और पेबल टू द ओनर ऑफ द चार्टर टू एनी पर्सन। तो वे 7.5% ऑफ द फ्लाइट पेड जो उसको भाड़ा मिलता है, जो उसको रेंट या जो उसका इनकम हुआ, उसका 7.5% जो है वो फ्लाइट पेड या पेबल जो है ओनर को या चार्टर को या किसी और पर्सन को उसके बिहाफ में इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया उन सच कैरेज में उसका इनकम माना जाता है। उसी के ऊपर जो है उसका टैक्स को निकाला जाता है। जो भी टोटल फ्लाइट पेड या जो भी टोटल उसको जो पेमेंट किया गया है उसका 7.5% का टोटल इनकम माना जाता है एंड उसी पे हम लोग इसका टैक्स निकालते हैं। कोई ऐसा पर्सन जो इंडिया को लीव करके जा रहा है वो सेक्शन 174 में दिया हुआ है। ऐसे केस में असेसिंग ऑफिसर में वो चाहे तो वो जो इंडिविजुअल जो इंडिया को छोड़ के जा रहा है, जिस करंट असेसमेंट ईयर, जो ड्यूरिंग द करंट असेसमेंट ईयर, जो असेसमेंट ईयर जैसे मान लीजिए अभी असेसमेंट ईयर 26-27 चल रहा है, असेसमेंट ईयर 26-27 में अभी कोई पर्सन इंडिया को छोड़ के जाना चाह रहा है, तो जब तक वो इंडिया को नहीं छोड़ के जा रहा है, जब वो लास्टली जब इंडिया को छोड़ के जाएगा, जिस दिन उसको जाना है, तो उस टाइम तक का उसको टैक्स पेमेंट करना होगा। जो पिछले साल वो कमाया यानी 25-26 में, फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो कि प्रीवियस ईयर 25-26, उसमें जो वो कमाया उस इनकम पे प्लस अभी जो वो छोड़ के जा रहा है इंडिया
जितना टाइम पीरियड तक वो अभी इस करंट असेसमेंट ईयर यानी 26-27 में जब तक वो इंडिया में है, उस टाइम पीरियड तक कभी उसका जो इनकम है उस पर टोटल टैक्स निकाल के, उस टोटल इनकम पे टोटल टैक्स निकाल के पिछले साल का, इस साल जब तक वो इंडिया छोड़ के नहीं जा रहा है तब तक का टैक्स निकाल के हम लोग उसका टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, मिस्टर एक्स जो है वो इंडिया को छोड़ के यूएसए में जा रहा है 10/6/2025 को। इंडिया असेसिंग ऑफिसर ये फाइंड करता है कि उसका इंटेंशन नहीं है वापस इंडिया वापस आने का। तो बिफोर लैंडिंग इंडिया मिस्टर एक्स से ये कहा जा सकता है, उनसे ये बोला जाएगा कि वो अपना इनकम टैक्स जो है वो पे करे इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो भी उनका इनकम अर्न हुआ है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर इस केस में हो गया 24-25, एज वेल एज ऑन द टोटल इनकम अर्न ड्यूरिंग द पीरियड 1/4/25 से 10/6/25 तक जो भी इनकम वो अर्न की है उसका टैक्स, प्लस प्रीवियस ईयर जो 24-25 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो वो टैक्स उसमें जो वो टोटल इनकम अर्न की है उसमें वो टैक्स दोनों का मिला के 10/6/2025 तक जो इनकम है उस पर भी टैक्स जोड़ के उनको देना पड़ेगा। कोई आर्टिफिशियल एसोसिएशन ऑफ पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कोई फॉर्म हुआ सेक्शन 174A के तहत, उसमें ये अगर असेसिंग ऑफिसर को ये लगता है कि ये लाइकली टू फॉर्म हुआ डिजॉल्व होने के लिए सेम ईयर या नेक्स्ट ईयर में, अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ है वो डिजॉल्व हो जाएगा इसी साल या नेक्स्ट ईयर में या अपकमिंग डेट ऑफ डिसोल्यूशन एज इनकम ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि ये जो पर्टिकुलर इवेंट के लिए बना है या कोई पर्टिकुलर काम के लिए या सर्टेन पर्पस के लिए बना है वो ये फुलफिल कर लिया है एंड ये सेम ईयर या नेक्स्ट ईयर में ये डिजॉल्व हो जाएगा, तो असेसिंग ऑफिसर जो है वो जो है वो इनकम का असेसमेंट कर सकता है जब तक कि वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा, जब तक कि वो बंद नहीं हो रहा है, जब तक कि वो अपना पर्पस जो कंप्लीट कर लिया है, पर्पस कंप्लीट करने के बाद जब तक वो बंद नहीं हो जा रहा, डिसोल्यूशन जिस डेट पर होगा उस डेट तक जो है असेसिंग ऑफिसर उसका इनकम को वो कैलकुलेट करके उस पर वो टैक्स ले सकता है, टैक्स देना पड़ेगा। जो भी करंट रिलेवेंट असेसमेंट या जो भी चल रहा है जब भी उसका डिसोल्यूशन होगा उसमें उसको वो टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, कोई ऐसा पर्सन जो अपना प्रॉपर्टी बेच रहा है ताकि टैक्स को अवॉइड कर सके, असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है कि उस पर उसको टैक्स नहीं देना पड़े, तो वो इस पर भी टैक्स कर सकता है, टैक्स लगा सकता है, टैक्स ले सकता है उस इनकम पे। पर्सन लाइकली टू चार्ज, सेल, ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ और अदरवाइज पार्ट विथ एनी ऑफ हिज एसेट to avoid payment of any liability under the Act. The total income such person for the period from the expiry of the previous year to the date proceedings, मतलब असेसिंग ऑफिसर, इसका सिंपली कहने का मतलब ये है कि अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि वो करंट असेसमेंट ईयर में, असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि वो जो इंडिविजुअल या जो पर्सन है वो अपना प्रॉपर्टी या कुछ भी ट्रांसफ़र करे, अपना कोई भी एसेट्स का पार्ट वो ट्रांसफ़र करे ताकि उसको उसका लायबिलिटी पेमेंट नहीं करना पड़े, इस केस में असेसिंग ऑफिसर जो है वो प्रोसीडिंग्स उसके ऊपर चला सकता है कि उसको उसके जो उसका इनकम है जो सेल या परचेज जो कर रहा है उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। कोई ऐसा बिजनेस जो कि डिसकंटिन्यूड हो गया है किसी असेसमेंट ईयर में, तो उस केस में जो जब तक वो जिस डेट को डिसकंटिन्यू है उस डेट तक उसका इनकम निकाल के उस पर टैक्स लिया जा सकता है। सोर्सेज ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम, undisclosed sources of income या sources of undisclosed income या undisclosed income sources। इसमें सबसे पहले अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी, हुंडी पे कोई अमाउंट बोरोड या रिपेमेंट हुआ है। हुंडी भी एक टाइप से बिल ऑफ एक्सचेंज टाइप का ही है जो पुराने टाइम में यूज़ हुआ करता था। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, कोई अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है उस पर इन्वेस्टमेंट जो कि फुली डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है, कोई ऐसा मनी जो कि अनएक्सप्लेन्ड है जिसका एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से नहीं दिया हुआ है अपने आईटीआर में या उसको नहीं समझा पा रहा है, कोई अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं, कोई कैश क्रेडिट है, ये सब सारे सोर्सेज ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम में आते हैं। जैसे कैश क्रेडिट, अगर कोई ऐसा सम फाउंड किया जाता है इनके बुक्स ऑफ अकाउंट में एसएससी जो मेंटेन करता है कोई प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर में एंड एसएससी के पास उसके लिए कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसका नेचर क्या है, किस नेचर से किस सोर्स ऑफ
किस सोर्स ऑफ इनकम से वो पैसा आया है, क्या नेचर है उसका, और या कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं है, और जो भी एक्सप्लेनेशन वो दे रहे हैं अगर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो जो असेसिंग ऑफिसर है जितना अमाउंट उसके अकाउंट जितना पैसा उसको मिला है उस पर वो उसको एज अ इनकम चार्ज करके उस पर वो टैक्स निकाल सकता है, टैक्स बोल सकता है पेमेंट करने के लिए। कोई अनएक्सप्लेन लोन या बोरोइंग लिया हुआ है उसको वो फिर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, कोई लोन का है या कोई बोरोइंग अमाउंट है जिस पे वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है, उस book is credited shall not deemed to be satisfactory unless the person who such credit is recorded in the books of such assessee also offers an explanation about the nature and source of sums so credited। मतलब ये है कि जिस एसएससी के फंड या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये पैसा आया है वो इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है कि किस नेचर का इनकम है मेरा, किस सोर्स से आया है, कैसे आया है, एंड तो उस पर जो है असेसिंग ऑफिसर उस पर भी वो उसका इनकम मान पे उसके टैक्स लगा सकता है, टैक्स देना पड़ सकता है, अगर कुछ पेनल्टी वगैरह हुआ तो वो भी लग सकता है। कोई अनएक्सप्लेन्ड शेयर कैपिटल प्रीमियम है, कोई भी कंपनी का शेयर कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट किया है, प्रीमियम एप्लीकेशन में लिया गया शेयर कैपिटल या शेयर प्रीमियम किसी कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट हुआ लेकिन वो कंपनी उसकी कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रही है तो उसको भी the person being a resident in whose name such credit is recorded in the books of such companies also explains about the nature and the source of such sums credited, and such explanation in the opinion of assessing officer has been found to be satisfactory। अगर असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फैक्ट्री लगता है तो उस पर वो कोई एक्शन नहीं लेगा। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता है जो शेयर कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है किसी कंपनी में, कोई शेयर उस कंपनी का किसी का खरीदा है, उसमें पैसा इन्वेस्ट हुआ है, कोई शेयर प्रीमियम पे कोई इन्वेस्टमेंट किया लिया है, कुछ तो शेयर कैपिटल पे कोई इन्वेस्ट किया है एंड वो कंपनीज के बुक ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा है एंड जो पर्सन लिया है उसके में भी दिख रहा है एंड जो एक्सप्लेनेशन है वो सेटिस्फैक्ट्री है तो कोई इनकम मतलब कोई वैसा प्रोसीडिंग से कोई वैसे कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर कंपनी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है वो सोर्स ऑफ इनकम पे, सोर्स ऑफ फंड जो उसके पास आया है, इस केस में फिर वो असेसिंग ऑफिसर जो है उसका इनकम मान के उसको वो टैक्स लगा सकते हैं, टैक्स निकाल सकती है। कोई अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जो एसएससी किया इमीडिएटली फाइनेंशियल ईयर में, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर के प्रीसीडिंग जो प्रीवियस ईयर है फाइनेंशियल ईयर में कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है जिसका जो है एसएससी प्रॉपर उसका एक्सप्लेनेशन, सोर्स ऑफ इनकम, नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो उसको जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जो असेसिंग ऑफिसर है, उसको वो उसका इनकम मान के उस पर वो टैक्स ले सकती है। सेम केस वही अनएक्सप्लेन मनी है, कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम से पैसा आया है जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, जो वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पा रहा है असेसिंग ऑफिसर को, इस केस में भी इसको उसका इनकम मान के उस पर टैक्स लगाया जा सकता है, टैक्स लिया जा सकता है उस पर्सन से। कोई ऐसा ज्वेलरी वगैरह कुछ भी, एक्विजिशन ऑफ सच मनी, बुलियन, कुछ भी बुलियन वगैरह, कोई ऐसा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि फुली डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसमें भी जो है कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हम लोग किया हुआ है एंड उसको हम लोग अपना कंपनीज के बुक ऑफ अकाउंट्स में या जो बुक्स मेंटेन कर उसमें हम लोग नहीं दिखा रहे हैं तो उसको भी जो है असेसिंग ऑफिसर वो इसको मान सकता है कि उसका इनकम है एंड उस पर वो टैक्स ले सकती है, टैक्स चार्ज कर ही सकती है। एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, जैसे इफ़ द एसएससी इज फाउंड टू बी द ओनर ऑफ से 300 grams ऑफ गोल्ड, मार्केट वैल्यू ऑफ विच इज़ 25,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31st March 2026, but he has not recorded to have spent rupees 15,000 in recovering it. The assessing officer can add rupees 10,000, that is the difference of the market value of such gold, and 15,000 as the income of the SSC if SSC offers no satisfactory explanation thereof। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई 300 ग्राम ऑफ गोल्ड जो है मार्केट वैल्यू उसका 30,000 है, 25,000 है, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर एंडिंग जो 31 मार्च 2026 पॉइंट हो रहा है एंड जो एसएससी है उसका खरीदने में जो एक्सपेंडिचर वो दिखाया वो 15,000 का दिखाया है, तो जो असेसिंग ऑफिसर जो है वो 25,000 में से 15,000 जो वो दिखा रहा है उसका डिफरेंस जो है 10,000 उसको वो एसएससी के इनकम में ऐड करके उस पर वो टैक्स चार्ज कर सकते टैक्स चार्ज कर देगा अगर एसएससी जो है कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है तो।
कोई अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है जिसका वो कोई ऐसा खर्चा वो एसएससी किया हुआ है जिसका वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है, तो उसको भी अबाउट सच सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर या एक्सप्लेनेशन इज अनसेटिस्फैक्टरी इन द ओपिनियन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर उस अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर को इनकम ट्रीट करके एसएससी का उस फाइनेंशियल ईयर में उस पर वो टैक्स जोड़ सकता है। कोई डिडक्शंस अंडर द हेड ऑफ इनकम अलाउ नहीं किया जाएगा उसको। कोई अमाउंट बोरो किया हुआ है, अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी, कोई अमाउंट बोरोड एंड रिपेड ऑन हुंडी है then through an account payable, इसको भी जो है वो असेसिंग ऑफिसर जो है इसका इनकम मान पे इस पर टैक्स ले सकती है। अगर बैंक अकाउंट पेमेंट छोड़ के अगर कोई अमाउंट बोरोड या हुंडी पे है, रिपेड हुआ है, उसको भी ये असेसिंग ऑफिसर उसको मान के टैक्स चार्ज कर सकती है। अब आते हैं हम लोग रेट्स ऑफ टैक्सेस, सरचार्ज एंड सेस। इनकम टैक्स है वो हमेशा चार्ज किया जाता है हर पर्सन पे, जो कि रेट प्रिस्क्राइब किया हुआ है बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट या बोथ, दोनों मिला के जो हर साल जो गवर्नमेंट एनुअल फाइनेंस एक्ट अपना जो लाती है उसमें जो रेट्स प्रिस्क्राइब होता है उसके अंदर ही इनकम टैक्स का जो है चार्ज किया जाता है उस रेट्स के अकॉर्डिंग। सरचार्ज एक एडिशनल टैक्स है जो हम लोग जो टैक्स निकलता है, जो टैक्स लायबिलिटी आता है इनकम पे, उसके ऊपर जो एडिशनल टैक्स हम लोग लगाते हैं उसको सरचार्ज कहते हैं। सरचार्ज इज लिव्ड एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स। सरचार्ज के लिए भी कुछ एज अ परसेंटेज निकाला हुआ है कि जिसका कितना इनकम टैक्स बन रहा है उस पर कितने परसेंट का सरचार्ज लगेगा वगैरह वगैरह ऑन डिफरेंट हेड ऑफ द इनकम। अगर कोई सरचार्ज जो है अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, उसके लिए एक यूनिफॉर्म सरचार्ज प्रिस्क्राइब किया हुआ है रिस्पेक्टिव ऑफ उनका टोटल लेवल ऑफ इनकम। उनका टोटल लेवल ऑफ इनकम के बजाय उन पर एक यूनिफॉर्म सरचार्ज लगाया जाता है, चाहे वो कंपनीज हो, डोमेस्टिक कंपनीज हो या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो, उस पर एक यूनिफॉर्म सरचार्ज चार्ज किया जाता है रिस्पेक्टिव कि उसका टोटल इनकम कितना है। सरचार्ज जनरली जो इंडिविजुअल है उसका अगर किसी का 50 लाख से ज़्यादा का इनकम होता है उस पर सरचार्ज जनरली सरकार लगाती है उनके इनकम पे, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एंड डोमेस्टिक कंपनीज को एक यूनिफॉर्म सरचार्ज रेट्स, स्पेशल रेट्स जो भी बोलिए, यूनिफॉर्म सरचार्ज रेट्स लगाती है ताकि उन लोगों को ऐसा कठिनाई ना हो, प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े रिस्पेक्टिव ऑफ उनका टोटल लेवल ऑफ इनकम क्या है। हेल्थ एंड एजुकेशन से जनरली हर इंडिविजुअल को देना पड़ता है जो भी उनका टैक्स लायबिलिटी जो बन रहा है, इनकम से जो उनका टैक्स लायबिलिटी बन रहा है उस टैक्स लायबिलिटी पे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ा जाता है सरकार द्वारा। एंड ये हर एक इंडिविजुअल को ये पेमेंट करना पड़ता है, चाहे वो कंपनी हो, HUF हो, BOI हो, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, इंडिविजुअल्स हो, कोई भी हो, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्यों ना हो, कोई कंपनी से क्यों ना, सबको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना ही पड़ता है, जो कि 4% है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि जो टोटल टैक्स लायबिलिटी निकलता है उसके ऊपर एडिशनल 4% का वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। इनकम टैक्स इंडिविजुअल, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका यहाँ दिया हुआ इनकम टैक्स। जनरली इन लोगों को टैक्स करना पड़ता है कंसेशनल रेट्स पे अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 185 BSE। हाउएवर सर्टेन एग्जम्पशंस टू डिडक्शन अंडर दिस रेजिम जो है वो नहीं मिलेगा। कुछ जो डिडक्शंस है या एग्जम्पशंस है, कुछ डिडक्शंस है वो न्यू टैक्स रेजिम के अंदर नहीं मिलता है। और अल्टरनेटिवली अगर किसी को लगता है कि हमको एक न्यू टैक्स रेजिम जो कि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम भी है उसको हमको नहीं लेना है, तो वो बाहर जा सकता है, शिफ्ट आउट कर सकता है, ऑप्शनल टैक्स रेजिम, ओल्ड टैक्स रेजिम में भी जा सकता है एज पर द प्रिस्क्राइब्ड फाइनेंशियल ऑप्शनल टैक्स रेजिम एज पर द रेगुलर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड द टैक्स रेट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट ऑफ दैट ईयर। जिस साल में वो शिफ्ट आउट करेगा उसमें जो रेट्स चल रहा होगा या जो एनुअल फाइनेंस एक्ट में जो फाइनेंशियल ईयर के लिए जो आया होगा उस रेट्स पे उसको टैक्स देना पड़ेगा। जो कंसेशनल रेट्स है अंडर न्यू टैक्स रेजिम वो यहाँ दिया हुआ है। कंसेशनल टैक्स रेजिम जो भी यहाँ पे है, हर एक इंडिविजुअल HUF, BOI जो कि न्यू टैक्स रेजिम फॉलो कर रहा है
उनको इस रेट्स पर टैक्स देना होगा। कुछ स्पेशल इनकम है जो स्पेशल रेट्स पर टैक्स लगते हैं, जैसे इनकम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस, चाहे शेयर होल्डर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस में जो है उस पर स्पेशल रेट पे टैक्स लिया जाता है, उसका इनकम को यहाँ नहीं। बाकी जितना अदर सोर्स ऑफ इनकम हो गया, जैसे इनकम फ्रॉम हेड ऑफ सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सब पे ये टैक्स रेट लगेगा जो कि यहाँ प्रिस्क्राइब्ड है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस के लिए अलग टैक्स रेट्स है जो कि प्रिस्क्राइब किया हुआ है अंडर सेक्शन 111 111A, 112 एंड 112A, 105BB और 105BBB ETC। ये सारे सेक्शंस के अंदर जो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस के लिए टैक्स रेट्स दिया हुआ है जो कि स्पेशल रेट्स होता है। बाकी अदर सोर्स ऑफ इनकम के लिए ये जो टैक्स रेट्स प्रिस्क्राइब है उसी पर टैक्स लगेगा। पहला अब तो 4 लाख पर नील है। 4 लाख से 8 लाख, जो 4 लाख 1 रुपये से लेकर 8 लाख तक 5%, फिर 8 लाख से 8 लाख 1 रुपये से लेकर 12 लाख तक 10%, फिर 12 लाख 1 रुपये से लेकर 16 लाख तक 15%, 16 लाख 1 रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक 20%, 20 लाख 1 रुपये से लेकर 24 लाख तक 25%, एंड अबव 24 लाख जो है 30%। क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाइड करने होंगे? कंडीशन सबसे पहला यही है कि जो न्यू टैक्स रेजिम है उसमें जो है ये जो फॉलोइंग डिडक्शंस या एग्जाम्पशंस जो लिखे हुए हैं वो नहीं मिलते हैं। कुछ को छोड़ के जितना यहाँ लिखा हुआ है वो सब नहीं मिलेगा। इसमें भी कुछ एग्जाम्पशंस जो है वो नीचे लिखे हुए बताता हूँ। सबसे पहले लिव ट्रैवल कंसेशन, ये नहीं मिलेगा न्यू टैक्स रेजिम के अंदर। जो लिव ट्रैवल के जो कंसेशंस वगैरह जो मिलते थे उसका एग्जाम्पशन या डिडक्शन न्यू टैक्स रेजिम के अंदर नहीं मिलता है। हाउस रेंट अलाउंस का कोई डिडक्शन नहीं मिलता है न्यू टैक्स रेजिम के अंदर। कोई स्पेशल अलाउंसेस या कोई बेनिफिट जो मीट एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ड्यूटीज़ या पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए जो एग्जाम्पशन या डिडक्शन मिलता था वो नहीं मिलेगा। कोई डेली अलाउंसेस जो कि कंस्टिट्यूशनल अलाउंसेस मिलता है एमपीज़ को, वो एमपीज़ एंड एमएलएस को, उसका कोई एग्जाम्पशन या डिडक्शन नहीं मिलेगा न्यू टैक्स रेजिम के अंदर। एग्जाम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इंक्लूडेड इन इनकम ऑफ पेरेंट। इनकम ऑफ पेरेंट में जो माइनर जिनका एज 18 से कम है उन बच्चे का जो इनकम है अगर पेरेंट की इनकम में ऐड किया जाता है तो उसका भी जो एग्जाम्पशन या डिडक्शन है वो नहीं मिलेगा। टैक्स हॉलीडे फॉर यूनिट्स स्टेबलाइज्ड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये सब में जो यूनिट स्टेबलाइज्ड है उसका जो टैक्स हॉलीडे है उसका एग्जाम्पशन या डिडक्शन नहीं मिलेगा। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, प्रोफेशनल टैक्स अलाउंसेस, ये सब कुछ नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इस केस में भी जो है एग्जाम्पशन या डिडक्शन नहीं मिलेगा। कोई एडिशनल डिप्रिसिएशन, इसका भी नहीं मिलेगा। अगर कोई कंट्रीब्यूशन किया हुआ है किसी रिसर्च एसोसिएशन में या किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में या कोई अदर इंस्टीट्यूशन में साइंटिफिक रिसर्च के लिए हो, या कोई इंडियन कंपनी जो साइंटिफिक रिसर्च में लगी हो उसमें कोई डोनेशन किया हुआ है, या कोई एनी नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन यूनिवर्सिटी कॉलेज अदर देन इंस्टीट्यूशन फॉर रिसर्च इन सोशल साइंस और स्टैटिकल रिसर्च, या an approved national laboratory university a specified person for scientific research program undertaken an approved program। इस सारे इंस्टीट्यूशंस में अगर कोई पैसा डोनेशन कंट्रीब्यूशन कुछ करता है तो इसका डिडक्शंस नहीं मिलेगा न्यू टैक्स रेजिम के अंदर। कोई इन्वेस्टमेंट लिंक इंसेंटिव्स है कोई स्पेसिफिक बिजनेस के लिए, उसका जो उनका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसका जो टैक्स इंसेंटिव्स है वो नहीं मिलेगा न्यू टैक्स रेजिम के अंदर। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 है अदर देन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड नेशनल पेंशन स्कीम NPS अंडर सेक्शन 80C/CD2, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अग्निपथ स्कीम अंडर सेक्शन 80CC/H2 एंड डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज अंडर सेक्शन 80JJA। जो चैप्टर 6A का जो डिडक्शंस है, ये जो डिडक्शंस अदर देन एम्प्लॉयर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम या सेंट्रल गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन करके टुवर्ड्स अग्निपथ स्कीम अंडर सेक्शन इतना 80CC/H2, या कोई एनी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज अंडर सेक्शन 80JJA, ये सारे का डिडक्शंस न्यू टैक्स रेजिम में मिलेगा। लेकिन बाकी जो और जो डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 है इन सारे डिडक्शंस को छोड़ के बाकी चैप्टर 6 से डिडक्शंस कुछ नहीं मिलेगा न्यू टैक्स रेजिम के अंदर, जो कि 80C से 80U तक जो है चैप्टर 6 का जो डिडक्शंस मेंशन किया हुआ है उसमें जो ये अदर दैन जो ये एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स नेशनल पेंशन स्कीम या सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अग्निपथ स्कीम या एनी डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़ अंडर सेक्शन 80JJA के अंदर जो
डिडक्शंस है वो न्यू टैक्स रेजिम में मिलेगा। इसके अलावा और जो भी डिडक्शंस है चैप्टर 6 के अंदर वो नहीं मिलेगा। सर्टेन लॉस, कुछ लॉस है पिछले साल का या कुछ ऐसा कुछ है तो वो सेट ऑफ नहीं हो सकता है किसी भी हेड ऑफ इनकम से, या इस ईयर के प्रॉफिट या गेन से। ये सारे कुछ कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन वगैरह उस पर भी कोई डिडक्शन या एग्जम्पशन नहीं मिलेगा एसेट्स के ऊपर। अगर वो एसेट्स 40% के ऊपर 40% से ज़्यादा का अगर कोई एसेट्स का जो है वो डेप्रिसिएशन कर रहा है तो उसको 40% तक का ही एग्जम्पशन या डिडक्शन मिलेगा। उसके 40% के ऊपर वाले को फिर जो डिडक्शंस कर रहा है वो नहीं मिलेगा। तो 40% तक का जो डिडक्शंस है वो ले सकता है। कोई भी एग्जम्पशन और डिडक्शन फॉर अलाउंसेस और परक्विजिट के लिए है, उसका कोई भी एग्जम्पशन या डिडक्शन न्यू टैक्स रेजिम के अंदर नहीं मिलेगा। इनकेस कोई एसएससी के पास कोई इनकम नहीं है, बिजनेस एंड प्रोफेशन है, एंड वो चाहता है कि वो न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में चल जाए तो वो ऐसा कर सकता है। वो उसके पास ऑप्शन है कि वो उससे शिफ्ट कर जाए। हैज़ टू एक्सरसाइज, उसको ये एक्सरसाइज करना होगा अलॉन्ग विथ इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करना होगा रिलेवेंट असेसमेंट ईयर का। एंड उसको ये चूज़ करना होगा कि वो टैक्स जो पेमेंट करना चाह रहा है वो न्यू टैक्स रेजिम के अंदर करना चाह रहा है या ऑप्शनल टैक्स रेजिम के अंदर करना चाह रहा है। वो हर साल ये ऑप्शन चूज़ कर सकता है जिसका कोई इनकम नहीं है बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर। अगर कोई ऐसा एसएससी है जिसका इनकम है बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर तो वो ये चूज़ एक ही बार उसको चांस मिलता है कि वो न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स पेमेंट करना चाहता है कि वो न्यू टैक्स रेजिम से जाकर ऑप्शनल टैक्स रेजिम में टैक्स पेमेंट करना चाहता है। वो एक बार चूज़ करने के बाद बस एक ही बार उसको वापस मौका मिलता है कि वो चेंज कर सके। बाकी फिर वो एक बार जो वो चूज़ कर लेगा वही कंटिन्यू रहेगा, वो बार बार चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन जिसका कोई इनकम नहीं है बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर, ऐसा कोई एसएससी है तो हर साल उसके पास ऑप्शन रहता है कि वो न्यू टैक्स रेजिम या डिफ़ॉल्ट और ऑप्शनल टैक्स रेजिम या ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर वो हर साल वो चूज़ करके पेमेंट कर सकता है। लेकिन जिसका पास जिस एसएससी के पास कोई इनकम है बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर से, उसके पास केवल एक ही बार ये मौका है कि वो चूज़ कर सकता है न्यू टैक्स रेजिम में चलना चाहेगा कि ऑप्शनल टैक्स रेजिम में जाना चाहेगा। अगर ऑप्शनल टैक्स रेजिम में जाता है तो वही उसको हर साल कंटिन्यू करना पड़ेगा। बस एक बार और मौका मिलेगा कि वो चूज़ कर सकता है कि न्यू टैक्स रेजिम में जाना है कि नहीं जाना है। उसके बाद वो जो चूज़ कर लेगा फिर वही कंटिन्यू चलेगा एंड फिर वो बार बार चेंज नहीं कर सकता है। बार बार उसको चेंज करने के लिए परमिशंस नहीं है, एलिजिबल ही नहीं है। फिर यहाँ एक इलस्ट्रेशन 3 दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है कि मिस्टर एक्स का जो है टोटल इनकम है 25 लाख का फॉर प्रीवियस ईयर 2025-26, कंप्राइजिंग इसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स इंक्लूडेड है। तो हम लोग को टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना है असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 105 BSC। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए मिस्टर एक्स का जो है हम लोग को टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है। हम लोग को टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है जो कि उनका टोटल इनकम है 25 लाख का, उसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट जो है वो इंक्लूड किया हुआ है। तो यहाँ पे कैसे क्या वो देखते हैं हम लोग। टैक्स लायबिलिटी अगर पहला फर्स्ट 4 लाख पे जो नील था तो फर्स्ट 4 लाख पे जो है वो नील 0% कोई टैक्स नहीं। फिर 4 लाख से 8 लाख तक जो है उस पर 5% लगा 4 लाख का। ये 4 लाख कैसा है क्योंकि ये 8 लाख जो लिमिट है 4 लाख से 8 लाख में जो डिफरेंस है 8 लाख और 4 लाख का वो 4 लाख का है। तो इस 4 लाख पे जो उसका टोटल इनकम जो 25 लाख है तो 25 लाख में तो पहला 4 लाख घट गया, बच्चा 21 लाख, क्योंकि पहला 4 लाख पर टैक्स रेट 0 है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगा। तो अब हम लोग के पास बैलेंस बचा हुआ है 21 लाख। अब 21 लाख में ये जो नेक्स्ट स्लैब है 4 लाख से 8 लाख तक का, उसमें जो 4 लाख का जो स्लैब जो डिफरेंस अमाउंट है उस पर 5% का टैक्स यानी 20,000। तो अब 21 लाख में ये 4 लाख का तो टैक्स हम लोग निकाल लिए, तो अब 21 लाख में 4 लाख घटाएंगे। तो अब 21 लाख में 4 लाख अगर हम घटाते हैं तो हम लोग के पास बचेगा 17 लाख। 17 लाख। अब नेक्स्ट 4 लाख का स्लॉट यहाँ आ गया 8 लाख से 12 लाख तक का स्लॉट। इसका भी डिफरेंस जो है 4 लाख का है। इस 4 लाख पर 10% 40,000 हो गया। सत्रह लाख था,
8 लाख से 12 लाख, ये डिफरेंस 4 लाख का है, इस पर 10% 40,000 हो गया। फिर 17 लाख में ये 4 लाख घट गया, तो 17 लाख में ये 4 लाख घट गया, तो फिर हम लोग के पास बचा 13 लाख। अब ये 13 लाख ये फिर इस स्लॉट में आ गया 12 लाख से 16 लाख तक के बीच में इनकम है, तो इसका भी डिफरेंस जो है 4 लाख का। इस स्लैब रेट, इस 4 लाख पे जो टैक्स लगेगा वो 15% के रेट से लगा, तो 60,000 हो गया। तो अब हम लोग के पास बैलेंस कितना बचा? 13 लाख में 4 लाख घटा लेंगे तो बचा 9 लाख। अब 9 लाख का जो इनकम बचा ये इस स्लैब में आ गया। 16 लाख एक से 20 लाख तक का जो इनकम है, इसका भी जो डिफरेंस है वो 4 लाख। 4 लाख पे 20% 80,000। 9 लाख जो बैलेंस बचा था उसमें 4 लाख हम घटाएंगे, तो हम लोग के पास जो बैलेंस बचा वो 5 लाख का। अब ये 5 लाख जो है ये नेक्स्ट स्लैब 20 लाख से 24 लाख तक के स्लैब में जो है, इसमें जो डिफरेंस है वो 4 लाख का है। तो 4 लाख पर जो है 25% के हिसाब से 1 लाख का। अब जो 5 लाख का जो हम लोग के पास बैलेंस बचा था उसमें 4 लाख और घटा देंगे तो बचा 1 लाख का। अब ये जो बचा बैलेंस जो 1 लाख का है, जो बचा बैलेंस 1 लाख है, उसमें 30% के रेट से 30,000। तो ये जो टोटल हम लोग का टैक्स लायबिलिटी जो आया वो 3,30,000। एंड इस पर जो है हेल्थ एंड एजुकेशन से जो जुड़ा वो 4% का 13,200। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी इनका 3,43,200 बनता है। इसको एक बार हम लोग ट्राई करते हैं एक्सेल पे भी करने का। एक्सेल पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेट मी ट्राई वंस। मिस्टर एक्स का जो टोटल इनकम है हम लोग के पास वो 25 लाख का है। मिस्टर एक्स का टोटल इनकम 25 लाख का है। टोटल इनकम मिस्टर एक्स का 25 लाख का है। और हम लोग का यहाँ स्लैब रेट लिख लेते हैं। ये स्लैब रेट हो गया हम लोग का। तो 4 लाख तक 4 लाख to 8 लाख 5%। 8 लाख to 12 लाख 10%। 12 लाख to 16 लाख 12 लाख to 16 लाख 15%। 16 लाख to 20 लाख 16 लाख to 20 लाख 20%। 20 लाख to 24 लाख
20% and above 25 lakh 30%। अब हम लोग का टोटल इनकम मिस्टर एक्स का 25 लाख दिया हुआ है। अब हम लोग फर्स्ट स्लैब रेट जो 4 लाख का है, 4 लाख, इसमें से हम लोग लेस करेंगे 4 लाख। इस 4 लाख को जो फर्स्ट स्लैब रेट के अकॉर्डिंग जो टैक्स हम लोग का 4 लाख नील का मतलब 0% एट द रेट परसेंटेज 0% टैक्स जो बन रहा है हम लोग का इसी कॉलम हम लोग लिखते जा रहे हैं। यहाँ बैलेंस जो बचते जा रहा है अमाउंट का 25 लाख में से ये 4 लाख हम लोग हटा ले रहे हैं। हम लोग का टोटल बैलेंस अब बचा 21 लाख। अब इस 21 लाख में हम लोग फिर 4 लाख, ये 4 लाख का डिफरेंस 4 लाख कैसे आ रहा है, पहला फ्लॉट अप टू 4 लाख तक नील था 0%, तो 4 लाख का इनकम हम लोग हटा लिए, 4 लाख पे 0%। अब ये 4 लाख से 8 लाख ये स्लैब का रेट यहाँ, ये डिफरेंस कैसा रहा है, ये 8 लाख माइनस 4 लाख तो गैप हो गई स्लैब 4 लाख 3 4 5 4 लाख इसका इस 4 लाख पे 5% के अकॉर्डिंग टैक्स 20,000। अब हम लोग के पास बैलेंस क्या बचा, 17 लाख। अब इस 17 लाख पे ये जो है टैक्स स्लैब ये वाला आ गया रेट 8 लाख से 12 लाख। इस पे जो टैक्स कंप्यूटेशन होगा इस 4 लाख पे 10% के अकॉर्डिंग होगा, 40,000 का टैक्स बन गया। अब ये 4 लाख घटाने के बाद हम लोग के पास बैलेंस कितना आया, 13 लाख। 13 लाख में फिर ये 4 लाख स्लैब, इस 4 लाख पे ये वाला स्लैब रेट आ गया। 12 लाख से 16 लाख डिफरेंस 4 लाख का ही है, इस पे 15% के रेट से टैक्स निकलेगा तो 15%। ये हो गया 60,000। अब हम लोग के पास बैलेंस बचा 9 लाख। इस 9 लाख पे फिर हम लोग का जो है ये 4 लाख ये स्लैब वाला आ गया 15%, 12 लाख से 16 लाख तक वाला आ गया स्लैब ये। इसका जो डिफरेंस है 4 लाख, 12 में 16 में 12 घटाएंगे 4 लाख का, इस पर टैक्स निकलेगा 15% के रेट से इंटू 15%, सॉरी 15 नहीं 20%, 15 था ना ये 20%, सॉरी 20% वाला स्लैब। हम लोग के पास बैलेंस आया 5 लाख। इस 5 लाख पे फिर टैक्स, इस 5 लाख पे ये 4 लाख वाला स्लैब जो आ गया, 20 लाख से 24 लाख वाला स्लैब जो है 25% वाला, मतलब 1 लाख। अब हम लोग के पास जो बैलेंस बचा वो 1 लाख। एंड अब इस 1 लाख पे जो है हम लोग का टैक्स रेट लगेगा 30% के हिसाब से। इस बैलेंस अमाउंट पे बचा 30% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होगा, तो हम लोग का टोटल टैक्स आ गया
टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गया 3,30,000 का। इस पर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जुड़ेगा। 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये जो टोटल हम लोग का टैक्स लायबिलिटी आएगा उसके ऊपर ये 4% ऐड होगा। तब टोटल टैक्स लायबिलिटी हम लोग का बन रहा है 30 +